गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ेगा सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं और मैंने पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। धातुओं के लिए अलग से बताई थी, अधातुओं के लिए अलग से बताई थी और उसको याद करने की ट्रिक और उसके साथ साथ क्या उसके लिए स्पेशल पॉइंट जो आपके आगे इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे। जैसे अपन नेस इक्वेशन पढ़ेंगे, गिब्स ऊर्जा के साथ संबंध पढ़ेंगे, उसके अलावा अपन उनके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो किस तरह से कौन सा कैथोड पे आएगा, कौन सा एनोड पे आएगा। तो तब मैंने बीच में एक जब चैप्टर शुरू किया था विद्युत अपघटनी चालक, तब आपको एक बीच में एक टॉपिक छोड़ा था मैंने कि विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या बनते थे। तब ये बोला था कि कैथोड और एनोड पर क्या क्या मुक्त होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाने के बाद में बताऊंगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज अपन वो टॉपिक पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्न विद्युत अपघटन के लिए कैथोड पर क्या उत्पाद होगा और एनोड पर क्या उत्पाद होगा। इन चीजों की जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। तो देखो विद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग क्यों होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड बताए थे, जैसे हाइड्रोजन के साथ अपन क्या लिख रहे थे, प्लेटिनम। प्लेटिनम और ओरम जैसे आपका सोना, ये क्या होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये किसी भी विद्युत अपघटन के साथ कोई क्रिया नहीं करते, तो इनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि प्लेटिनम और एयू का आपका इलेक्ट्रोड है तो विद्युत अपघटन के उत्पाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके अलावा अक्रिय इलेक्ट्रोडों के अलावा उनका विद्युत अपघटन पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और कैथोड पर अलग उत्पाद प्राप्त हो जाता है, अपन सोचते हैं उससे अलग, और एनोड पर अपन जो सोचते हैं उससे अलग उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो देखो ये ऐसा होता क्यों है। देखो सभी क्या होते हैं, जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, घटती बढ़ती क्रम में, किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है। तो ज्यादा क्रियाशील इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, अधिक क्रिया करेगा, इजीली क्रिया करके वो अपना उत्पाद बना लेगा। लेकिन जो कम क्रियाशील इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए वो क्या होती है, उनकी रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि उत्पाद प्राप्त होने से पहले जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड होता है उसका उत्पाद पहले प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड के लिए जो कम क्रियाशील होते हैं या अभिक्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए क्या किया जाता है, एक अतिरिक्त विभव और दिया जाता है ताकि आपको जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद मिल जाए। तो इस अतिरिक्त विभव के कारण होता क्या है कि कैथोड पर या एनोड पर जो आपको उत्पाद चाहिए वो क्या प्राप्त हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो कम क्रियाशील इलेक्ट्रोड के लिए क्या किया जाता है भाई, एक अतिरिक्त विभव क्या किया जाता है, लगाया जाता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है विद्युत अपघटन के उत्पादों में, कि कैथोड पर किस तरह के इलेक्ट्रोड लेंगे और एनोड पर। तो देखो सबसे मोटी बात है कि कैथोड पर तो आपको क्या लेना है, अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड जिसका ई नोट शेल क्या हो, ज्यादा हो। वो क्या होगा, कैथोड पर वो धातु क्या होगी, अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगी, धातु आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैथोड पर तो वरीयता किसको देनी है, अधिक ई नोट वाले को, और एनोड पर किसको वरीयता देनी है भाई, जिसका विभव का मान या शेल विद्युत वाहक बल का मान ई नोट का मान क्या है, कम है, उसको क्या देनी है, वरीयता। तो कैथोड पर किसको देनी है, अधिक ई नोट वाले को, और एनोड पर किसको देनी है, कम ई नोट वाले को वरीयता देनी है। तो देखो ये कम या अधिक ई नोट कहां से पता चलेगा, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दी। एनोड पर तो कौन से आएंगे भाई, कैथोड या एनोड पर एक तो धनायन होगा एक ऋणायन होगा। तो धनायनों के लिए तो क्या होती है, धातुओं की सीरीज, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो आसानी से क्या कर लेंगी, धनायन बना लेंगी। और जो ऋणायन होते हैं अधातुओं के लिए मैंने आपको एक अलग से सीरीज बता दी। तो उस सीरीज में मैंने क्या किया है, ऊपर से नीचे जाते हो तो एसआरपी मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो कैथोड में तो क्या देखना है, नीचे वाली धातु क्या होगी, पहले अपना उत्पाद देगी विद्युत अपघटन पर, और एनोड पर क्या करना है, जो ऊपर वाली धातु है वो क्या होगी, पहले अवक्षेपित होगी, अपना उत्पाद देगी। तो
सबसे मोटी मोटी बात आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, और याद करने के बाद में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। धातुओं में तो क्या देखना है आपको, नीचे वाले, और अधातुओं में क्या देखनी है, ऊपर वाली। अधातु क्या होगी, पहले अवक्षेपित होगी या विद्युत अपघटन का उत्पाद प्राप्त होगा। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या हो गया, विद्युत अपघटन में कैथोड व एनोड पर उत्पाद की प्राप्ति के लिए कैथोड पर क्या करना है भाई आपको, कैथोड पर अधिक एनोड सेल, अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा, अधिक एनोड सेल वाले को वरीयता देनी है। अधिक एनोड सेल वाले को क्या देनी है भाई, वरीयता देनी है। जबकि एनोड पर क्या होगा भाई, एनोड पर कम एनोड सेल वाले को वरीयता देनी है। तो कैथोड पर क्या करना है आपको, जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है उसको वरीयता देनी है। जबकि एनोड पर क्या करना है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम होगा, उसको क्या देनी है, वरीयता। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। तो धातुओं में कैथोड पर ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैथोड पर ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाली धातु पहले विद्युत अपघटन का उत्पाद बनाती है, जबकि एनोड पर ऊपर वाली अधातु विद्युत अपघटन का उत्पाद बनाती है, विद्युत अपघटन का उत्पाद बनाती है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ा दी। तो धातुओं में कैथोड पर क्या देखना है, जो नीचे वाले धातु ऊपर से नीचे जा रहे हो, विभव का मान बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल का, तो नीचे वाली धातु क्या बनाएगी, पहले उत्पाद बनाएगी। और एनोड पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एनोड सेल का मान बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है, कम विद्युत वाहक बल वाली, अर्थात ऊपर वाली धातु क्या होगी, पहले उत्पाद बनाएगी। तो एनोड पर तो ऊपर वाली धातु और कैथोड पर क्या करनी है, नीचे वाली धातु। और मोटी मोटी बात क्या याद करनी है, कैथोड पर तो क्या देना है भाई आपको, अधिक एनोड वाले सेल को क्या देनी है, वरीयता, और एनोड पर क्या देनी है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, कम है, उसको क्या देनी है, वरीयता। अब देखो अपन बात करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल की, किस तरह से एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे मोटी बात क्या याद करनी है, कैथोड पर तो अधिक एनोड सेल वाले को वरीयता देनी है, और एनोड पर किसको देना है, कम एनोड वाले को क्या देनी है, वरीयता। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बता दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड पर क्या होगा भाई, नीचे वाली धातु पहले विद्युत अपघटन का उत्पाद बनाएगी, जबकि एनोड पर ऊपर वाली धातु क्या बनाएगी, आपका विद्युत अपघटन का उत्पाद। क्योंकि एनोड पर जो भी है ऋणायन है, जो भी उसमें उस हिसाब से आपको देखना है। तो इस तरह से आप कैथोड और एनोड के ऊपर क्या पूछ लेते हैं आपसे भाई, NaCl, गलित NaCl जैसे एक एग्जाम्पल है, गलित NaCl के विद्युत अपघटन पर क्या क्या उत्पाद होंगे, तो आपको बताना है कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। और एक ये पूछ लेते हैं कि एक्वस जलीय NaCl के विद्युत अपघटन पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो वो आपको पूछ लेते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से होता है
क्योंकि यहाँ पे अक्रिय इलेक्ट्रोड का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता विद्युत अपघटन पर, क्योंकि वो क्रिया नहीं करता। लेकिन बाकी के जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड होते हैं उनका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो बाद में वो उत्पाद बनाएगा, जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या बना लेता है, पहले उत्पाद। लेकिन जो कम क्रियाशील इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक अतिरिक्त विभव का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अति विभव कहते हैं। तो उसकी सहायता से वहां पे उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं एग्जाम्पल विद्युत अपघटन के क्या क्या उत्पाद होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल करवाते हैं, आप किसी का भी कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं गलित NaCl के विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो गलित NaCl में किसका उपयोग किया जाता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे कोई दूसरे इलेक्ट्रोड का कोई प्रभाव नहीं होगा। NaCl का आयनन या वियोजन कैसे होता है, NaCl गलित या मोल्टन अवस्था में होता है तो क्या होता है भाई, Na+ में और Cl- में क्या होता है, अपघटित होता है। आप देखते हो Cl- कहाँ जाएगा भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और ये कहां पे जाएगा आपका, Na+ कहां जाएगा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है भाई, क्या विद्युत अपघटनी सेल में मैंने बताया था एक चीज, गैल्वेनिक सेल की उल्टी होती है। कैथोड कैसा होता है आपका, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ पे Cl- अर्थात ऋणात्मक आयन कहां जाएंगे, एनोड के ऊपर, और धनात्मक आयन कहां जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो विद्युत अपघटनी सेल में एक चीज ध्यान रख लेना, कैथोड कैसा होता है और एनोड। कैथोड कैसा होता है भाई, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना भाई, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है भाई, उल्टा, गैल्वेनिक सेल का उल्टा। ये टॉपिक इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ाई थी। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ कि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड। तो सोडियम आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर, और Cl- कैसा है, नेगेटिव एनोड, किसके ऊपर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड के ऊपर। तो एनोड पर क्या होगा भाई, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो Cl- क्या करेगा भाई, ऑक्सीकृत होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इस तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Cl2 गैस में। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। हमेशा ध्यान रखना एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl- आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस। और जबकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपने देखा गलित NaCl के विद्युत अपघटन में दूसरे इलेक्ट्रोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं इसके साथ में। तो कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ भाई, विद्युत अपघटन पर, कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आपसे ये पूछ लेते हैं भाई सीधा, कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो गलित NaCl के विद्युत अपघटन पर क्या प्राप्त हुआ आपको, कैथोड पर सोडियम, और एनोड पर क्या प्राप्त हुआ आपको, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद्युत अपघटन पर क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अपन ने पहला उदाहरण ले लिया गलित NaCl का। गलित NaCl पे देखो, अभी इसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे अपन जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के उत्पाद। उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि एनोड पर तो क्या प्राप्त होगी आपको, क्लोरीन, लेकिन कैथोड पर क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि
भाई एक्वस में क्या होता है, जल भी होता है, उसका भी क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। तो बस दो चीज याद रखनी है, कैथोड पर अधिक विभव वाला, एनोड पर क्या होता है, कम विभव वाला। तो यहाँ पे कोई दूसरा है नहीं, आपके तो आगे वाले में देखना है। एनोड कैसा होता है, विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो कैथोड पर कौन कौन से आयन जाएंगे भाई, धनायन, और एनोड पर कौन से जाएंगे, आपके ऋणायन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन जलीय NaCl के विद्युत अपघटन पर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सेकेंड जलीय NaCl के विद्युत अपघटन का के उत्पाद चलिए NaCl देखो, पहले क्या था आपका गलित, मोल्टन अवस्था में क्या था, गलित अवस्था में क्या था, NaCl। लेकिन अब क्या दे रहे हैं आपको, NaCl का जलीय विलयन। तो देखो NaCl के आयनन के साथ साथ किसका आयनन भी होता है, जल का भी आयनन होता है, H+ और OH- भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दो धनायन प्राप्त हो गए आपको, H+ और सोडियम आयन, और दो प्राप्त हो आपको ऋणायन, एक OH- और एक क्लोरीन माइनस। तो NaCl एक्वस का जब आप क्या करते हो आयनन, तो क्या प्राप्त होते हैं आपको, NaCl और क्लोरीन माइनस। साथ ही साथ जल के विद्युत अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होते हैं आपको, H+ आयन और OH- आयन। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बुक में कैसे दे रखा है आपको तो सिंपल से याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि एनोड पर तो कौन सा आएगा, कैथोड पर तो कौन सा आएगा जिसका विभव क्या होगा, ज्यादा, और एनोड पर कौन सा आएगा जिसका विभव क्या है, कम। तो यहाँ पे देखो कैथोड पर देखो धनायन कौन कौन से है, H+ और Na+, और ये किसके ऊपर जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का विभव क्या होता है, सोडियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपके कैथोड पर कौन मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे देखो विभव तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो क्लोरीन क्या थी, ऊपर था, और OH- क्या था, नीचे था। इसलिए यहाँ पे कौन, एनोड के ऊपर कौन आएगा, क्लोरीन, और कैथोड के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो उत्पाद चेंज हो गया ना गलित से। तो यहाँ पे देखो एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगी, वो Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। देखो Cl- और OH- में से किसका विभव ज्यादा है, कम है, किसका है, OH- का। वैसे तो डाटा तो किसका है, OH- का, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन, इसके लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, अतिरिक्त विभव की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इस कारण से क्लोरीन क्या हो जाता है, इजीली यहाँ पे एनोड के ऊपर मुक्त हो जाता है। नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बना रखा है क्लोरीन क्या आती है, OH- से जस्ट ऊपर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर क्या आया था, OH- आया था। तो यहाँ पे पहले Cl- और OH- में से कौन निकलेगा एनोड के ऊपर, क्लोरीन गैस। और जबकि कैथोड पर देखो, कैथोड पर क्या मुक्त होगा, H+ और सोडियम आयन से, जिसका विभव क्या है, ज्यादा है, वो क्या होगा पहले। तो यहाँ पर देखो H+ सोडियम आयन का विभव क्या है, हाइड्रोजन से क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या मुक्त होगी भाई, आपकी हाइड्रोजन गैस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना लेगी, 1s2 गैस। तो यहाँ पे देखो उत्पाद पहले वाले से भिन्न प्राप्त हो गया, एनोड पर Cl2 गैस तथा कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। एनोड पर क्या प्राप्त हुई आपको, Cl2 गैस, और कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ आपका H2 गैस। आपको होगी OH- क्यों नहीं मुक्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ये कम क्रियाशील क्या है, इलेक्ट्रोड है। इस कारण से इसको क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विभव की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इस कारण से OH- नहीं निकल करके एनोड पर क्या निकलता है, क्लोरीन। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो मैंने बताया था आपको, क्लोरीन क्या है ऊपर है, और OH- क्या है नीचे है। तो ऊपर वाला एनायन में पहले और
प्रक्षेपित होगा, और कैटायन में कौन सा होगा, धनायन में नीचे वाला। तो H+ और Na+ में से सोडियम से ज्यादा विभव किसका है, H+ का, तो कैथोड पर कौन मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, को एनोड पर क्या मुक्त होगी, क्लोरीन गैस। देखो इस तरह से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के कारण विद्युत अपघटन के उत्पाद पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आपको तो सिंपल सा याद करना है, कैथोड पर कौन सा मुक्त होगा भाई, जो नीचे वाली धातु होगी, और एनोड पर कौन मुक्त होगा, जो ऊपर वाला, बस और कुछ नहीं। बुक में किस तरह से डाटा दिया हो उससे वो नहीं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कैथोड पर अधिक विभव वाला और एनोड पर क्या हो सकता है, कम विभव वाला उत्पाद क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। देखो ये किस में होता है ज्यादातर, आपको ये जलीय विलयन में क्या होता है, जल का भी क्या होता है, आयनन। तो कोई विद्युत अपघटन एक्वस स्टेज में दे देता है, तब आपके क्या हो जाती है इस वाले प्रोडक्ट में थोड़ी समस्या, क्योंकि जल का भी क्या होता है, आयनन होता है। लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है और उससे आपका आंसर हो जाएगा। जबकि अग्र इलेक्ट्रोड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंपली क्या हो जाता है, जो आपका निकल रहा है वही क्या होता है, उत्पाद होता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन HCl के विद्युत अपघटन पर। HCl का विलयन चले जलीय ले तो भी वही बात है, H+OH में टूटेगा, HCl भी क्या होगा, H+OH में। अभी क्लोरीन और OH का तो आपको बता दिया कौन मुक्त होगा, Cl- Cl2 गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे तो जलीय दे चाहे वैसा दे, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों से हम रख देंगे। तो HCl का आयन कैसे होता है भाई, HCl का आयन H++Cl- में, H++Cl- में, ये एक्वस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस स्टेट में, मतलब मतलब एक्वस मतलब क्या होगा, जलीय अवस्था। तो ये होगा, तो सिंपल सा, आपको इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा भाई, कैथोड पर कौन जाएगा, धनायन। पहले एनोड की बात करते हैं अपन, एनोड पर क्या होगा भाई, क्लोरीन माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगी, Cl2 गैस। और एनोड कैथोड पर क्या प्राप्त होगा आपको, H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस में क्या हो जाता है, के रूप में क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो HCl के विद्युत अपघटन पर क्या प्राप्त हुआ भाई अपने को, एनोड पर Cl2 गैस तथा कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर क्या प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे देखो OH- जैसे जल का आयनन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, H+ और OH-, तो उससे क्या प्राप्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2O का आयनन कैसे होगा, H+ OH- में, तो धनायन तो सेम हो गया। OH- और क्लोरीन में मैंने आपको बता दिया पहले कि कौन मुक्त होगा, Cl- क्या होगा, मुक्त होगा। तो HCl के विद्युत अपघटन पर क्या होगा, चाहे सिंपल वाला दे आपको, चाहे जलीय दे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, समान उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। तो एनोड पर क्या प्राप्त हो आपको, Cl2 गैस, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो गई, H2 गैस। इसलिए आपको जो भी दे, जलीय दे तो जल का आयनन करवाना है, वहां पे H+ और OH- का ध्यान रखना है, और बाकी का वैसे इलेक्ट्रोड देता है तो उसमें क्या होगा आपको, जैसा जिसका आयनन हो रहा है तो धनायन कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पर, और ऋणायन कहाँ जाएंगे, एनोड पर। इस तरह से आपको क्या देखना है, थोड़ा सा बस विद्युत अपघटनी सेल में एक चीज ध्यान रखना, क्या कैथोड क्या होता है, ऋणायन ऋणात्मक, और एनोड क्या होता है, धनात्मक। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत अपघटन के उत्पाद प्राप्त कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं जहाँ पे कैथोड पर और एनोड पर क्या होते हैं, उत्पाद अलग अलग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जलीय AgNO3 के विद्युत अपघटन के उत्पाद, इसके जलीय AgNO3 के विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो जलीय आ गया मतलब जल का आयनन भी होगा। तो AgNO3 का आयनन करोगे आप
तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको Ag+ और NO3 नाइट्रेट आयन, और जल के आयन पर क्या प्राप्त हो जाएगा भाई आपको H+ और OH- दोनों के। तो देखो यहाँ पे दो तरह के धनायन प्राप्त हो रहे हैं आपको, दो तरह के ऋणायन। तो देखो यहाँ पे एक धनायन में क्या प्राप्त हो रहा है आपको H+ और एक क्या प्राप्त हो रहा है Ag+। तो यहाँ पे किसका विभव ज्यादा होगा भाई, H+ और Ag में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपकी Ag है वो क्या आती है हाइड्रोजन से नीचे, तो कैथोड पर तो कौन मुक्त हो जाएगा भाई, जिसका विभव क्या है ज्यादा। तो कैथोड पर क्या हो गया भाई आपका Ag+। लेकिन यहाँ पे देखो एनोड पर दो एनाइन प्राप्त हो रहा है आपको OH- NO3-। इलेक्ट्रोकेमिकल से सीरीज से आंसर बहुत इजी हो जाते हैं। आप देखते हो OH- ऊपर आता है, NO3- क्या आता है नीचे आता है। तो NO3- का विभव क्या है ज्यादा है और OH- का विभव क्या है कम है। तो एनोड पर कौन मुक्त होगा भाई, जिसका विभव का मान क्या है कम है। अब OH- तो मुक्त हो नहीं सकता, तो एनोड पर क्या मुक्त होगी आपकी, वो ऑक्सीजन गैस क्या होगी मुक्त होगी। तो देखो एनोड पर क्या होता है, OH- अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन गैस में H++ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ज्यादा भी ले सकते हो, 2OH- से O2+ 2H+, जिस तरह लोग 4OH- से, इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4OH- से क्या प्राप्त हो जाएगा भाई आपको O2+ 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया को आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, 2 OH लेओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको कैसे भी लिख दो अभिक्रिया को, बस आपकी अभिक्रिया क्या होनी चाहिए संतुलित। तो आप देख रहे हो एनोड पर क्या प्राप्त हो रही है आपको ऑक्सीजन गैस, OH- क्या देगा ऑक्सीकरण तो हो जाएगा और क्या देगा आपको ऑक्सीजन गैस। जबकि कैथोड पर क्या होगा भाई H+ और Ag+ में से किसका विभव ज्यादा Ag+ का। तो Ag+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा Ag सोलिड। तो कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ, कैथोड पर Ag तथा एनोड पर O2 गैस प्राप्त होती है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं, जलीय है तो जल का अपघटन कराओ तो दो तरह के धनायन आ जाएंगे, दो तरह के ऋणायन। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है धनायन में तो कौन सा देखना है नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है तत्व कौन सा है, और ऋणायन में कौन सा देखना है ऊपर वाला तत्व। तो जिसका विभव ज्यादा होगा वो नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो Ag और H+ में से Ag का विभव क्या है ज्यादा है, जबकि OH- और NO3- में किसका विभव कम है OH- का। तो एनोड पर कम विभव वाला और कैथोड पर क्या होगा अधिक विभव वाला। तो Ag एक इलेक्ट्रॉन गैर करके Ag+ में Ag में क्या हो जाएगी अपचयी, जबकि OH- किसमें ऑक्सीकृत होगा आपके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में। तो एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और कैथोड पर आपकी Ag क्या होगी मुक्त होगी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल CuSO4 के जलीय विलयन का अपघटन। जब आप किसका करते हो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का अपघटन, तो कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा भाई, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट कॉपर+2 आयनों में और SO4- में जलीय है तो आपको जल का भी क्या करना पड़ेगा विघटन करना पड़ेगा। H+ और OH- दो धनायन प्राप्त हो गए आपको, दो क्या प्राप्त हो गए आपको ऋणायन प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे देखो कॉपर का विभव क्या है हाइड्रोजन से ज्यादा, तो धनायन में कौन मुक्त होगा भाई कॉपर। जबकि देखो यहाँ पे सल्फेट और OH- में किसका विभव ज्यादा है सल्फेट का। तो एनोड पर कौन मुक्त होगा भाई कम विभव वाला OH-। तो एनोड पर क्या मुक्त हो जाएगा OH-, और OH- का मैंने आयन आपको ऑक्सीकरण करना बता दिया। तो OH- क्या देगा, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा एनोड पर क्या हो जाएगा भाई, एनोड पर क्या हो जाएगा OH- वही क्या देगा 1/2 O2 प्लस ये 2OH- ले लो तो ये O2 पूरा हो जाएगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको ऑक्सीजन गैस। अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, आप कितना यहाँ पे ये ले लो तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको।
अब देखो आगे क्या होता है, कैथोड पर क्या होगा, कॉपर +2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। तो एनोड पर क्या प्राप्त हुआ, एनोड पर O2 गैस तथा कैथोड पर कॉपर प्राप्त होता है। इस तरह से क्या होता है भाई फ्यूजन। तो H+ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके साथ विद्युत अपघट्य के साथ किसका अपघटन भी होता है, जल का भी अपघटन होता है। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें सांद्रता तनुता बढ़ा दी जाती है तो अलग अलग हो जाता है। तनुता वाले में जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको दिया है, तो तनु में जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो OH- और SO4- बनेगा। तो OH- कहाँ होगा, ऋणायन पे, जबकि एनोड पर तो वही आपको मुक्त होना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल टॉपिक में कि सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होती है, समीकरण बना के दे रखा है। तो वहां पे देखो क्या होता है कि H+ और क्या प्राप्त होगा आपको, सल्फेट आयन, और जल के आयन पर भी H+ और OH-। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र विलयन दिया होता है, तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है आपको, सल्फेट आयन H4OH के रूप में, जबकि H2OH के रूप में, जबकि जलीय में क्या प्राप्त होता है आपको, OH- और SO4-2। तो SO4- और OH- में कौन ज्यादा होगा भाई आपका, किसका विभव ज्यादा होगा, सल्फेट आयन का। तो इस पर क्या मुक्त होगी, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। तो सल्फ्यूरिक अम्ल वाले में जलीय अगर यदि तनु देता है आपको, तो क्या मुक्त होगी आपको, तनु में एनोड पर ऑक्सीजन गैस, जबकि सांद्र में क्या मुक्त होगी आपका, सल्फेट आयन मुक्त होगा। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ था, तो ये एक बार देख लो। बस आपको क्या करना है, सिंपली आयनन करना है जलीय वाले में, 2 धनायन और 10 ऋणायन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या होगा, जिस धनायन का विभव ज्यादा होगा वो तो पहले कैथोड पर आ जाएगा, जिस ऋणायन का क्या होगा, विभव कम होगा, वो किसके ऊपर आ जाएगा, एनोड के ऊपर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल और दिया हुआ है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो एक तो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल विघटन, और एक दिया हुआ आपको सांद्र H2SO4 का जल विघटन। तनु का मतलब किसी भी को तनु बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जल की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस चक्कर से, इस कारण से क्या होता है, तनु क्या हो जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, उसमें वाटर की मात्रा। तो तनु में क्या होगा भाई, जब इसका आप आयनन करवाओगे तो H2SO4 किस में टूटेगा, 2H++ SO4- 2 में। और तनु में जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, तो ये किस में टूटेगा, जल का भी क्या होगा, आयनन। आपका H+ और OH- का क्या होगा, आयनन होगा। तो यहाँ पे देखो धनायन तो आपको एक ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन एनायन क्या प्राप्त हो रहा है, 2। तो देखो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आप जल अपघटन कराते हो तो धनायन तो एक ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन एनायन 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे OH- और SO4- में से किसका विभव ज्यादा होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फेट आयन का, SO4- का। तो एनोड पर क्या मुक्त होगा आपका, वही ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा भाई, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, एनोड पर वही OH- क्या होगा, 2OH- क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन गैस में, प्लस 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये कैथोड पर क्या हो जाएगा, ये H+ आयन 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में। तो कैथोड पर तो क्या प्राप्त हुआ आपको, H2 गैस, तथा एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, Cl2 गैस प्राप्त हो रही है। एनोड पर क्या प्राप्त हो रही है आपको, Cl2 नहीं, O2 गैस, O2 गैस। तो तनु में ध्यान रखना है, जल के आयनन पर आपको OH- भी मिलता है, इस कारण से OH- क्या होगा, पहले ऑक्सीकृत होगा, सल्फेट आयन का विभव अधिक होने के कारण नहीं होगा। जबकि सांद्र में जल का आयनन नहीं होता, क्योंकि जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होता है जल, इस कारण से यहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके लिए OH- के लिए मुक्त करने के लिए आपको अधिक विभव की जरूरत पड़ती है, इस कारण से यहाँ पे आयनन क्या होगा, H2SO4
सांद्र क्या हो जाएगा भाई 2H प्लस SO4 माइनस 2 में। तो यहाँ पे क्या होगा एक्वस। तो यहाँ पे एक ही प्रकार का धनायन है, एक ही प्रकार का ऋणायन है। तो एनोड पर क्या मुक्त होगा भाई 2SO4 माइनस 2 एक्वस से क्या बन जाएगा H2OH माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा एनोड पर आपको H2OH, जबकि कैथोड पर वही धनायन क्या प्राप्त होगा यहाँ से 2H प्लस क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा H2 गैस। तो एनोड कैथोड पर तो वही आपको प्राप्त हो रही है H2 गैस, जबकि एनोड पर उत्पाद अलग है, तनु का अलग है और सांद्र का अलग है। सांद्र पर क्या बना प्राप्त होगा H2OH, जबकि यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। और तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई एनोड पर H2OH माइनस 2 तथा कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। इस तरह से आपको क्या करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना है। धनायनों में नीचे वाला धनायन और ऋणायनों में ऊपर वाला ऋणायन क्या होगा पहले एनोड के ऊपर क्या होगा अवक्षेपित होगा या मुक्त होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह मैंने सभी तरह के एग्जाम्पल करवा दिए विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो नीट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीट IIT में। अपने राजस्थान बोर्ड में तो पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछे, पर बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेट करता है। और किस तरह से आपको पूछ सकते हैं, जैसे फैराडे लॉ वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं उसी में ऐड करके कि विद्युत अपघटन पे के क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है एनोड पर कम विभव वाला, कैथोड पर अधिक विभव वाला, बस। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखनी है और आसानी से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से आपका विद्युत अपघटन का उत्पाद क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपन नैश समीकरण डेराइव करेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन नैश समीकरण, जो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपसे इसको डेराइव भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर क्या पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो देखो ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर नैश नामक वैज्ञानिक ने सेल विभव और सेल अभिक्रिया में अभिकार और उत्पादों की सांद्रताओं के मध्य क्या किया था एक संबंध स्थापित किया था। वो क्या कहलाता है आपका नैश समीकरण, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल और उत्पादों के कारकों की सांद्रताओं के मध्य जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है आपका नैश समीकरण। नैश समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नैश नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था डेराइव किया था। तो अब हम देखते हैं नैश समीकरण का डेरिवेशन किस तरह से नैश समीकरण आता है। आपसे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नैश समीकरण का डेरिवेशन लिखिए या व्युत्पन्न कीजिए। तो देखो नैश समीकरण को व्युत्पन्न करने से पहले अपन क्या लेते हैं, एक सेल में हाइपोथेटिकल एक उत्क्रमणीय सेल में क्या लिखे देता है एक अभिक्रिया हो रही है। माना एक उत्क्रमणीय सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कोई भी एक सेल उत्क्रमणीय रिवर्सिबल सेल जहां पे क्या हो रही है एक रासायनिक अभिक्रिया, वो अभिक्रिया क्या माना ए बी से क्या बन रहा है आपके उत्पाद सी और डी क्या बन रहे हैं उत्पाद है। यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी क्या है इनके मोलों की संख्या और कैपिटल में ए बी क्या है अभिकारक और सी और डी क्या है उत्पाद है। तो यहां से मैं कह सकता हूं द्रव अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव अनुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाएगा भाई साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता। और देखो ध्यान में रखना जो उत्पाद और क्रियाकारक के जो मोल हैं वो इनकी मोलर सांद्रताओं के किस में चले जाते हैं घातांकों में चले जाते हैं। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा उत्पाद
की सांद्रता क्या हो जाएगी, COD उत्पाद है, इसके मोल क्या है, स्मॉल COD, कैपिटल D अपॉन अभिकारक क्या है, A और D, मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल a और d। तो आपके Kc का मान क्या हो गया भाई, ये हो गया। इसको दे दो आप समीकरण 1, ये क्या हो गया भाई, समीकरण 1। तो यहाँ पे Kc का मान द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पे जो आपके कैपिटल A कैपिटल B ये क्या है भाई, अभिकारकों की सांद्रता, कैपिटल C और कैपिटल D ये क्या है, उत्पादों की सांद्रता, या इसको बोलते हैं भाई सांद्रता को सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। देखो सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट से, स्मॉल a b c d क्या है यहाँ पे, क्रियाकारकों व उत्पादों के मोल, क्रियाकारकों व उत्पादों के मोल। तो इस तरह से आपने क्या लिया, एक सेल में हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी जिसका आपने क्या निकाला, साम्य स्थिरांक। अब इस साम्य स्थिरांक के मध्य और विद्युत वाहक बल के मध्य किसने संबंध दिया था भाई, गिब्स ने। तो वो अपन लिखते हैं, एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सेल विभव और अभिकारकों क्रियाकारकों की सांद्रता के मध्य जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, आपका नैश समीकरण। नैश समीकरण का डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या माननी पड़ेगी, एक अभिक्रिया। अपन ने क्या मान ली, सिंपल A और B मिलके क्या बना रहे हैं, COD। तो यहाँ से आप द्रव अनुपाती क्रिया नियम से आपने साम्य स्थिरांक क्या निकाला, उत्पाद की मोलर सांद्रता बटे क्रियाकारकों की मोलर सांद्रता। यहाँ पे कैपिटल A और B क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, कैपिटल C और D क्या है, उत्पादों की सांद्रता, स्मॉल a b c d क्या है, क्रियाकारकों और उत्पादों के मोल। क्रियाकारक और अभिकारक क्या होते हैं भाई, एक ही बात होती है। अब देखो गिब्स ऊर्जा और सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो गिब्स ऊर्जा एवं सेल स्थिरांक में निम्न संबंध होता है, गिब्स ऊर्जा और सेल स्थिरांक में क्या होता है भाई, निम्न संबंध। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT ln K। गिब्स ऊर्जा और सेल स्थिरांक में क्या होता है, ये संबंध। इसको दे दो समीकरण 2, इसको क्या दे दो, समीकरण 2। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नोट क्या है भाई, आपकी मानक परिस्थितियों में, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नोट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। आर क्या है, गैस स्थिरांक, आर क्या है यहाँ पे, गैस स्थिरांक। टी क्या है, परमताप या ताप, किसमें, केल्विन में। और के क्या है यहाँ पे, साम्य स्थिरांक, के क्या है यहाँ पे, साम्य स्थिरांक। तो इस तरह से क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में क्या है, निम्न संबंध होता है। देखो अपन जानते हैं, ये तो अपन ने क्या निकाला, गिब्स मुक्त ऊर्जा और ऊष्मागतिकी के आधार पर साम्य स्थिरांक में संबंध। लेकिन गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में भी क्या होता है, एक संबंध होता है। वो अपन डिराइव करेंगे नैश समीकरण के बाद में। आपके टॉपिक दिया हुआ है किस आधार पर गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध आता है, वो अपन इस टॉपिक के बाद में आपकी सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इस टॉपिक के बाद में। तो मैं नैश समीकरण पढ़ाने के बाद में आपको पढ़ाऊंगा डेरिवेशन की गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या कह सकते हो आप, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव
संबंध होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में क्या होता है, निम्न संबंध। क्या होता है भाई, डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई। क्या होता है भाई, डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको समीकरण 3 दे देना। एफ क्या है, फैराडे स्थिरांक, और ई क्या है यहाँ पे, सेल का विद्युत वाहक बल। ई क्या है यहाँ पे, सेल का विद्युत वाहक बल। तो डेल्टा जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, डेल्टा जी बराबर NF। तो ये तो बात होगी भाई डेल्टा जी की। मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF ई नोट। इसको दे दो आप समीकरण 4, इसको क्या दे दो आप, समीकरण 4। तो मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का NF ई नोट। एन क्या हो जाएगा वही इलेक्ट्रॉनिक संख्या, एफ क्या हो जाएगा फैराडे का, ई नोट क्या है मानक विद्युत वाहक बल। यहाँ पे ई क्या है वही मानक विद्युत वाहक बल। तो मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का NF ई। अब देखो समीकरण 3 और 4 का मान कहां पे रख दो आप, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 का मान 2 में रखो। तो डेल्टा जी बराबर क्या रखोगे, माइनस NF ई। डेल्टा जी नोट बराबर क्या रखोगे, माइनस NF ई नोट। तो रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस NF ई बराबर माइनस NF ई नोट प्लस RT ln के। ये क्या आ गया आपका, समीकरण 5 कह दो इसको। तो समीकरण 4, तो जब आपने 3 और 4 का मान किस में रखा, समीकरण 2 में, तो आपको क्या प्राप्त हो गया भाई, माइनस का NF ई बराबर माइनस का NF ई नोट प्लस RT ln के। देखो मैं इस समीकरण को, समीकरण 5 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं और सभी में NF का क्या दे दूं, भाग दे दूं। समीकरण 5 में क्या करूं मैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, अर्थात सभी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, और सभी में क्या दे दूं, NF का भाग दे दूं। तो क्या आ जाएगा भाई आपका, E बराबर NF से NF कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, E बराबर ई नोट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, RT बटे NF। NF का आप सभी में भाग दे रहे हो, ln के। ये क्या आ जाएगा भाई आपका, जब आप समीकरण 5 में क्या दोगे भाई, नेगेटिव से तो गुणा करोगे आप, और NF का क्या दोगे, सभी में भाग दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप देखते हो log और ln में क्या संबंध होता है। जब ln को आप log में कन्वर्ट करते हो तो क्या बताते हो, 2.303 से गुणा करते हो। देखो मैं ये नया समीकरण गिब्स मुक्त ऊर्जा खत्म होने के बाद में आपको log और एंटी लॉग पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब इनके न्यूमेरिकल करेंगे एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, तो log और एंटी लॉग आना जरूरी है। और ये log और एंटी लॉग आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वहां पे जरूरत पड़ती है। तो दोनों लेसन का क्या है, एक जगह। तो ये क्या हो जाएगा, log और एंटी लॉग निकालना क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा अच्छे से। विद एग्जांपल में आपको ये कंप्लीट करने के बाद शायद अगले लेक्चर में या उससे अगले वाले लेक्चर में मैं आपको क्या बता दूंगा, log और एंटी लॉग। तो आप यहाँ पे ln को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, log में, क्योंकि ln बराबर क्या होता है, 2.303 log की बेस 10। देखो log की बेस आधार क्या होता है 10, और ln का आधार क्या होता है एक्सपोनेंशियल ln e भी लिखा मिल सकता है। तो आप ln की जगह क्या रख सकते हो यहाँ पे, ये मान। तो e बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, e नोट RT बटे NF इंटू 2.303 log 10 के। ये हो जाएगा 2.303 log 10 के। देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के मतलब KC कह सकते हो आप, KC लिखा था अपन ने, तो यहाँ पे KC कर दीजिए।
साम्य स्थिरांक क्या था अपना, Kc था। तो यहाँ पे क्या कर दो आप, सभी जगह पे Kc कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनल आपका, E बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF इंटू 2.303 log 10 Kc। इसको समीकरण दे दो आप 6 दे दो, समीकरण क्या दे दो आप, 6 दे दो। तो यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर यहाँ पे अपन Kc का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे, F का मान रखेंगे, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को लेके क्या आता है नया समीकरण वो। तो एक बार दोबारा से देख लो, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल स्थिरांक में कौन क्या संबंध होता है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नोट RT ln Kc। यहाँ पे देखो डेल्टा G क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा G नोट क्या है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, R क्या है आपका गैस स्थिरांक, T क्या होता है आपका बराम ताप और Kc क्या होता है आपका साम्य स्थिरांक होता है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नोट प्लस RT ln Kc। तो ये तो क्या हो गया आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल स्थिरांक में। लेकिन अपने नेक्स्ट टॉपिक है, अभी से आपको ध्यान रखना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव में क्या संबंध होता है, डेल्टा G बराबर माइनस का NFE। N क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है फैराडे स्थिरांक, E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल। इसी तरह मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा G बराबर माइनस का NFE नोट। इनको दे दो समीकरण 3 और 4। अब समीकरण 3 E नोट क्या है यहाँ पे मानक विद्युत वाहक बल। अब समीकरण 3 और 4 का मान किस में रखो, समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, माइनस का NFE बराबर माइनस का NFE नोट प्लस RT ln Kc। तो यहाँ पे देखो समीकरण 5 में आपको क्या करना है, सभी को तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और NF से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो NF से NF कट जाएगा यहाँ पे और इधर भाग लग जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा भाई आपका E बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF ln Kc। अब देखो ln में और log में संबंध होता है, ln बराबर क्या होता है 2.303 log 10। log की बेस क्या होता है, आधार क्या होता है 10 और ln का क्या होता है e होता है। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या बन जाएगा नया, e बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF इंटू 2.303 log 10 Kc। इसको यहाँ तक नोट करो। अब इसमें Kc का मान रखेंगे, RT का फाइनल आगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी। अब देखो समीकरण 6 का मान अभी क्या प्राप्त होता है आपको, E बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF इंटू 2.303 log Kc। तो Kc का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब आप साम्य स्थिरांक का मान रखते हो तो क्या प्राप्त होता है आपको, E बराबर ई नोट माइनस RT बटे NF इंटू 2.303 इंटू log C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर D। आपको क्या प्राप्त हो गया भाई, समीकरण ये प्राप्त हो गया। इसको दे दो सब सात समीकरण। तो जब आप क्या करते हो Kc का मान रखते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है ये। तो देखो अगर मैं यहाँ पे R T और F का मान रख दूं तो ये समीकरण क्या प्राप्त होगा, और यह क्या कहलाता है, समीकरण 7 क्या कहलाता है, समीकरण 7 नए समीकरण का सामान्य निरूपण कहलाता है, सामान्य निरूपण कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका नया समीकरण आ गया। यदि यहाँ पे आप R का मान, T का मान और F का मान रखते हो तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है भाई आपका 8.13
0.000 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये क्या होता है, गैस स्थिरांक का मान जूल में। फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, 56,500 कूलम पर मोल क्या होता है फैराडे स्थिरांक। और तापमान यदि आप क्या लेके चलते हो 25 डिग्री सेल्सियस या आपका 298, और यदि यदि तापमान कितना लेके चलते हो आप 298 केल्विन, तो ये मान जब इस समीकरण में रखते हो तो क्या आता है वो देखो। E बराबर E नॉट माइनस आर का मान कितना रखा आपने 8.314, तापमान कितना रखा 298 केल्विन, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से, नीचे फैराडे कांस्टेंट कितना है 6500 इनटू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता आपको, रिएक्शन में कितना है एन से ऐसे कर दो, log c की पावर c d की पावर d, बड़ा ब्रैकेट लिखना भाई हमेशा, a की पावर a b की पावर b। ये देखो जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 6500 को भाग देते हो तो ये मान कितना आता है लगभग E बराबर क्या आ जाएगा आपका E नोट माइनस 0.0591 बटे n log c की पावर c इंटू d की पावर d बटे a की पावर a इंटू b की पावर b। तो फाइनली आपका नेक्स्ट समीकरण आपके पास प्राप्त हो गया। कितना है भाई आपका E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log c की पावर c इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए। तो आप ये कह सकते हो क्या एन क्या है यहाँ पे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन क्या होगी भाई आपकी प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि आप आर का मान टेम्परेचर और किसका मान रखते हो फैराडे कांस्टेंट का, तो आपका समीकरण आ जाता है E बराबर E नोट माइनस 0.059 अपॉन n log Kc, साम्य स्थिरांक का मान Kc। तो इस तरह से ये क्या होगी भाई आपकी समीकरण 7 क्या होगी फाइनली नेक्स्ट समीकरण हो गई। तो अपन ने 6 में क्या रखा Kc का मान रखा, तो आपको क्या प्राप्त हो गया E बराबर E नोट माइनस RT बटे NF इंटू 2.303 log c की पावर c d की पावर d अपॉन a की पावर a b की पावर b। तो ये क्या हो गया समीकरण 7 क्या हो गया सामान्य निरूपण। यदि साथ में आप r का मान रखते हो, फैराडे का मान रखते हो, टेम्परेचर का मान, टेम्परेचर 258 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर, तो जब ये मान रखते हो तो आपका समीकरण आ जाता है आपका E बराबर E नोट माइनस 0.059 अपॉन n log c की पावर c इंटू डी की पावर d अपॉन a की पावर a और इंटू b की पावर b। इस तरह से ये क्या आ गया आपका नया समीकरण आ गया। यदि देखो यहाँ पे नया समीकरण में आगे अपन इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, गैल्वेनिक सेल के लिए नया समीकरण कैसे लिखते हैं, अर्ध सेल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखते हैं, जहां से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसी दिए हुए अर्ध सेल इलेक्ट्रोड के लिए नया समीकरण लिखिए, तो अपन सामान्य बनाकर सभी के लिए लिखेंगे, तो वो इसके बाद में देखेंगे। तो समीकरण 8 फाइनली क्या आ गया आपका नया समीकरण आ गया। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट करिए। अभी आपको नया समीकरण प्राप्त हुआ E बराबर E नोट इन माइनस 0.0591 बटे n log c की पावर c इंटू d की पावर d
अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, जो आपको नया समीकरण। यदि क्रिया कारक और उत्पादों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। यदि क्रिया कारकों व उत्पादों की सांद्रता इकाई हो, यदि क्रिया कारकों उत्पादों की सांद्रता इकाई हो, अर्थात ए की पावर ए बराबर बी की पावर बी बराबर सी की पावर सी बराबर डी की पावर डी, क्या हो जाए भाई, एक हो जाए। यदि सभी की क्रिया कारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाए, समान हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 एंड log 1, ये एक तो क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अभी मैं आपको लोग पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी ध्यान रखिए, log 1 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है, क्योंकि log की बेस 10 1 क्या होता है, 0 के बराबर है। तो यदि log 1 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, आपका log 1 का मान कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, log 1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n इंटू 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी भाई, आपकी 0 हो जाएगी। तो E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, E नॉट। अर्थात जब सेल के क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या हो, इकाई, तो सेल का विद्युत वाहक बल उसके मानक विद्युत वाहक बल के बराबर आ गया। E बराबर क्या आ गया, E नॉट आ गया। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, मानक विद्युत वाहक बल। यदि अतः यदि समस्त क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता इकाई हो, तो समस्त क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता इकाई हो, तो सेल का विभव मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है भाई, मानक विद्युत वाहक। सेल का विभव या आप कह सकते हो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, आपके मानक विद्युत वाहक बल के बराबर। ई सेल बराबर किसके हो जाएगा भाई, आपका ई नोट सेल के बराबर। कंडीशन क्या होना चाहिए, सेल में क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या होनी चाहिए, आपकी इकाई। तो नए समीकरण में यदि सभी क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या लेते हो आप, इकाई लेते हो, तो log 1 का मान क्या होता है भाई, 1। मैं आपको log पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा क्या होता है। वैसे याद रखना log 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो log 1 का मान जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पीछे वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 0। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल के बराबर। अर्थात यदि समस्त क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, तो सेल का विभव किसके बराबर हो जाता है, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये अपन ने क्या डेराइव किया भाई, सेल का विद्युत वाहक बल ओ नया समीकरण ज्ञात कर ली, जो आपसे एग्जाम में सीधा डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, या ये समीकरण आपको ध्यान में ही रखनी है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन, नए समीकरण और ये आपके विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में संबंध। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन गैल्वेनिक सेल के लिए नए समीकरण, फिर आपको पढ़ाऊंगा अर्ध सेल के लिए नए समीकरण। तो नए समीकरण अभी बचा हुआ एक लेक्चर का, उसके बाद में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और वही। तो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। फिर इस लेसन में आपके बच जाएगा बैटरी सेल, जो क्या है वो अपन इसके बाद में देखेंगे। तो एक बार इसे नोट करो।
अब देखो आपका अगला टॉपिक है नैश समीकरण और साम्य स्थिरांक। अर्थात नैश समीकरण से आप साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हो। तो नैश समीकरण से साम्य स्थिरांक का मान देखो, अभी अपन ने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ली थी, ए की पावर ए इंटू उत्पाद क्रिया करके क्या बना रहे थे भाई, आपके उत्पाद सी और डी ये बना रहे थे। अतः इसके लिए नैश समीकरण क्या प्राप्त हुई थी आपकी, नैश समीकरण E बराबर ई नोट माइनस 0.059 1/n log c की पावर c d की पावर d अपॉन a की पावर a और b की पावर b। आपको ये क्या प्राप्त हुई थी, नैश समीकरण। अब देखो नैश समीकरण और ये साम्य स्थिरांक क्यों कब बोलते हैं इन सबको, जब इक्वेशन किस में होती है, आपकी साम्यावस्था में होती है। तो साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा भाई, साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा भाई, आपका ई सेल क्या होता है, शून्य के बराबर। साम्यावस्था पर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन याद रखना मानक विद्युत वाहक बल क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। कभी भी ई नोड सेल शून्य नहीं होता, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल क्या होता है, 0। और सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी किसके बराबर होती है भाई, केसी के बराबर। ये क्या होती है, केसी के बराबर। तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो साम्यावस्था पर क्या कंडीशन होती है भाई, ई क्या होती है, ई सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, 0 होता है। तो कभी भी मानक विद्युत वाहक बल ई नोड सेल क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। ध्यान रखना ई सेल क्या होता है, 0 होता है। तो ई सेल बराबर 0, इनके बराबर क्या, केसी क्या रख दो समीकरण 1 में। ऊपर वाला समीकरण क्या आ जाएगा भाई आपका, 0 बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log केसी। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ ई नोड सेल को, या इसको इधर लेके जाओ, तो इसको इधर लेके आओगे तो वही बात है। तो क्या आ जाएगा आपका, ई नोड सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log केसी आ गया। तो आपको क्या मान निकालना है, साम्यक स्थिरांक का मान, केसी का मान निकालना है। तो यहाँ से log केसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n ई नोड सेल बटे 0.0591 या 59, आप कुछ भी ले सकते हो, 0.0591 भी लिख सकते हो, 59 भी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका log केसी का मान तो क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो log का मान निकालने के लिए उसका क्या लिया जाता है, एंटी लॉग लिया जाता है। तो एंटी लॉग भी आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ से केसी का मान निकालोगे आप साम्य स्थिरांक का, तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग एन ई नोड सेल अपॉन 0.0591। तो साम्य स्थिरांक से या गिब्स से आपकी नैश समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो, साम्य स्थिरांक इस तरह से निकाल सकते हो। तो देखो अपन ने अभी नैश समीकरण प्राप्त की थी, किसके लिए, ये उपरोक्त अभिक्रिया है उसके लिए। वो क्या आई थी, E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू log सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। साम्य अवस्था पर क्या होता है, ई सेल का मान 0 होता है और इनका मान सी की पावर सी, डी की पावर बी। इस साम्य स्थिरांक को किससे लिखते हैं, साम्य स्थिरांक केसी से। तो याद रखना ई सेल 0 होता है इक्विलिब्रियम पर, साम्य पर, ई नोड सेल नहीं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या रखोगे आप, ई सेल बराबर 0
और इनके बराबर केसी, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो यहाँ से देखो ई नोट सेल बराबर क्या आ गया आपका 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो यहाँ से लॉग केसी बराबर क्या आ जाएगा, एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ई नोट सेल और 0.059 हो जाएगा। तो केसी बराबर लॉग का मान निकालने के लिए क्या लिया जाता है, किसी का भी एंटी लॉग। तो केसी बराबर क्या आ जाएगा भाई आपका एंटी लॉग एन ई नोट सेल अपॉन 0.059। तो यहाँ पे देखो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। एन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। और केसी क्या हो जाएगा आपका, केसी हो जाएगा आपका साम्य स्थिरांक। तो इस तरह से आप नए समीकरण से क्या निकाल सकते हो, साम्य स्थिरांक निकाल सकते हो। देखो बच्चों ये डेरिवेशन आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड के पेपर में ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल इजी सा है। आपको क्या ध्यान रखना है, साम्य अवस्था पर ई सेल का मान क्या होता है, 0। और बाकी का तो यही है, लॉग सी की पावर सी या सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी और ए की पावर ए बटे बी की पावर बी किसके बराबर होता है, केसी साम्य स्थिरांक के बराबर। अर्थात उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता किसके बराबर होती है, केसी के बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना है, बस आपको ई सेल का मान रखना है, इनका मान रख के आपका सिंपल आ जाएगा लॉग केसी बराबर एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591। और यहाँ से केसी का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591। तो ये क्या आ गया आपका नए समीकरण और साम्य स्थिरांक में संबंध आ गया। या आप कह सकते हो कि नए समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो ये हो गया। अब बच गई नए समीकरण की एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या क्या है, किन किन के मान ज्ञात करते हैं, तो वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विद्युत वाहक बल में संबंध बताऊंगा, और उसके बाद में लॉग एंटी लॉग पढ़ाऊंगा। और फिर इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं राजस्थान बोर्ड में, उनको सोल्व करेंगे, कुछ अलग से करेंगे। तो ये फाइनल आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, फिर क्लोज, मतलब 2 लेक्चर बाद में आपका नेक्स्ट समीकरण ये कंप्लीट हो जाएगा विद ट्यूशन के बाद में। फिर इस चैप्टर में आपके बचेंगी बैटरियां, जो मुश्किल से 2 या 2.5 लेक्चर में क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ तक। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, नेक्स्ट समीकरण का डेरिवेशन पूछ सकते हैं, या उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ये वाला समीकरण भी आपसे डेराइव करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना, बिल्कुल इजी सा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। आज की क्लास यहाँ तक। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।